देखिए, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने 3.1 से संबंधित जो थ्योरी थी, यानी मैट्रिक्स की डेफिनेशन, मैट्रिक्स के प्रकार, समान मैट्रिक्स वगैरह, वो बताए थे और उससे संबंधित क्वेश्चन कराए थे। आज की वीडियो में अपन एक्सरसाइज 3.2 की थ्योरी के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 की थ्योरी के बारे में बात करेंगे। यहाँ देखिए, पहले थ्योरी पढ़ाएंगे अपन, उसके बाद में अपन 3.2 से संबंधित जितने क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करवाएंगे। तो देखिए, अपन बात करेंगे अब यहाँ मैट्रिक्सों पर संक्रियाओं के बारे में। मैट्रिक्स पर संक्रियाएं, आज का टॉपिक है मैट्रिक्स पर संक्रियाएं। देखिए, मैट्रिक्स पर 3 प्रकार की संक्रियाएं लगती हैं। यहाँ पहली संक्रिया पढ़ेंगे अपन योग संक्रिया। योग संक्रिया यानी मैट्रिक्सों पर अपन संक्रियाएं पढ़ेंगे और पहली संक्रिया पढ़ेंगे अपन योग संक्रिया। यानी संक्रिया का मतलब इस तरीके से होता है, योग यानी प्लस संक्रिया, व्यकलन माइनस संक्रिया, गुणन संक्रिया, गुणन संक्रिया। तो अपन इस तरीके की संक्रियाओं को पढ़ेंगे अपन। यहाँ पहले भी योग संक्रिया पढ़ाऊंगा, उसके बाद में अपन व्यकलन संक्रिया पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे अपन गुणन संक्रिया। तो यहाँ देखिए, योग संक्रिया, ठीक। तो देखिए, मैट्रिक्सों का योग करना सीखेंगे अपन यहाँ, ठीक। दो मैट्रिक्सों को, दो या दो से अधिक मैट्रिक्सों को जोड़ना सीखेंगे, यानी मैट्रिक्सों का योग किस तरीके से किया जाता है वो सीखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ दो मैट्रिक्सों का योग इस तरीके से करेंगे अपन। यहाँ देखें कि जैसे ए मैट्रिक्स लिया है मैंने, एक मैट्रिक्स ले लिया है यहाँ, वो इस तरीके से ले लिया मैंने, A11, A12, A13, A21, A22, A23। एक मैट्रिक्स तो ये लिया है मैंने, तथा दूसरा मैट्रिक्स लिया है मैंने यहाँ B, और B के अवयवों को इस तरीके से लिख रहा हूं मैं, B11, B12, B13, B21, B22 और B23। यानी दो मैट्रिक्स लिए हैं, जहां मैट्रिक्स ए की जो कोटि है वो 2/3 है, यानी 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ है। मैट्रिक्स बी की कोटि भी 2/3 है। देखिए, योग करने से पहले आप इस चीज को अच्छे से समझ लें कि दो मैट्रिक्सों का योग तभी कर सकते हैं अपन जब उनकी कोटि समान हो। यानी दो मैट्रिक्स योग के लिए अनुकूल होते हैं यदि तभी होंगे जब उनकी कोटि समान हो। यदि कोटि समान है तो ही योग संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। यानी इन दोनों की कोटि समान नहीं होती तो इनका योग संभव नहीं होता। तो इस चीज को ध्यान रखें कि दो मैट्रिक्सों का योग तभी हो सकता है जब पहले उनकी कोटि समान हो। यहाँ देखिए, ये दो मैट्रिक्स लिए और यहाँ इन दोनों मैट्रिक्सों की कोटि समान है, तो इसका मतलब है इनका योग कर सकते हैं अपन, ठीक। इतना ध्यान रहे, यदि मैट्रिक्सों की कोटि समान नहीं है तो उनका योग भी संभव नहीं है। योग तभी संभव है जब दोनों मैट्रिक्सों की कोटि समान हो। तब देखिए, यहाँ योग का मतलब इस तरीके से होगा, यानी इन दोनों का योग करेंगे अपन, मैट्रिक्स ए और बी का, तो इनके योग को व्यक्त करेंगे अपन a प्लस बी से, ठीक है। किससे व्यक्त करेंगे अपन? a प्लस बी से। और a प्लस बी अपन इस तरीके से ज्ञात करेंगे कि संगत अवयवों को जोड़ेंगे। यानी पहले मैं मैट्रिक्स ए को लिख देता हूं, लिख देता हूं A11, A12, A13, A21, A22, A23। ये तो मैट्रिक्स ए लिख दिया मैंने, प्लस प्लस बी मैट्रिक्स को लिखेंगे यहाँ बी का मान रखेंगे यहाँ से, ये है B11, B12, B13, B21, B22, B23। इन दोनों मैट्रिक्सों का योग करना है, इक्वल टू। देखिए, इन दोनों मैट्रिक्सों के योग अपन इस तरीके से कैसे करेंगे कि इनके संगत अवयवों को जोड़ेंगे। संगत अवयवों को जोड़ेंगे, यानी A11 में जोड़ेंगे B11, A11 में B11, यानी A11 प्लस B11। संगत अवयव भी जोड़ेंगे, A12 में जुड़ेगा B12 संगत अवयव। यानी जैसे ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, तो इसकी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव से ही जोड़ेंगे। अब जैसे इसकी बात करें तो इसका योग, यानी A12 का योग होगा B12 से, क्योंकि ये पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। इसको अपन पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव से ही जोड़ेंगे,
यानी इस तरीके से जोड़ेंगे A12 प्लस B12। इसी तरीके से A13 का जो योग होगा ना वो B13 से होगा, क्योंकि A13 के संगत है B13। A21 का योग करेंगे, A21 प्लस होगा B21, A22 प्लस करेंगे B22 से, और A23 यानी ये A23 जुड़ेगा B23 से। ठीक, यहाँ देखिए कि इन दोनों का योग अपन इस तरीके से कर सकते हैं, यानी ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है ना वो A प्लस बी है अपने पास, जहाँ A प्लस बी की जो कोटि है वो इन दोनों की जो कोटि है ना उसी की सेम होगी। जैसे मैट्रिक्स A और B की कोटि है 2/3, इसकी भी 2/3 है, इसकी भी 2/3 है, तो A प्लस बी की भी कोटि जो होगी ना वो भी कितनी होगी, 2/3 ही होगी, क्योंकि इसमें दो पंक्तियां हैं, एक दो ही तो पंक्ति हैं और 3 स्तंभ है, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा, ये तीसरा। यानी योग करने से उन मैट्रिक्सों की कोटि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी योग के बाद में जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसकी कोटि दी हुई मैट्रिक्सों की कोटि के समान ही होगी। तो इस तरीके से योग कर सकते हैं। इसको जनरली रूप से मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि जैसे मान के चले यहां तो मैंने मैट्रिक्स ए इस तरीके से ले लिया, मैट्रिक्स बी इस तरीके से ले लिया, यहां मैट्रिक्स ए जनरल ले रहा हूं मैं, यानी इस तरीके से ले रहा हूं। मैट्रिक्स ए लिया है मैंने Aij, जिसकी कोटि ली है मैंने M/n, तथा बी मैट्रिक्स लिया है मैंने, इसके अवयव लिए हैं मैंने Vij, स्मॉल Vij, जिसकी कोटि ली है मैंने M/n। ठीक है, अब इन दोनों का योग करना है, यानी यदि मैट्रिक्स A बराबर ये हो और B बराबर ये हो तब A प्लस बी बराबर होगा, संगत अवयवों को जोड़ देंगे, यानी Aij में जोड़ देंगे अपन Bij को, यानी Aij प्लस Bij, और इसकी जो कोटि प्राप्त होगी ना वो होगी M/n। यहां देखें ये जो मैंने लिखा है वो जनरल रूप से लिख दिया है। यहां एक एग्जांपल लिया था मैंने कि मैट्रिक्स A बराबर ये और B बराबर A हो तो योग अपन इस तरीके से करेंगे। यहां भी मैंने क्या किया है, संगत अवयवों को ही तो जोड़ा है। ठीक, इसमें मैंने इसको जोड़ा है, यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का जो अवयव है वो इसकी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव से जोड़ दिए। ऐसा ही किया, इसको मैंने इसमें जोड़ा है। यहां भी मैंने ऐसा ही लिखा है, मैट्रिक्स A यदि ये है और B यदि ये है, जहां दोनों की कोटि समान है तो इनका जो योग होगा उसको व्यक्त करेंगे अपन A प्लस बी से, जहां A प्लस बी बराबर आएगा संगत अवयव जोड़ेंगे, Aij में जोड़ेंगे Bij को, जहां इसकी कोटि भी कितनी प्राप्त होगी, M/n। तो इस तरीके से अपन योग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कुछ नहीं करना है अपने को, दो मैट्रिक्सों का योग करना है, तो इसका मतलब उनके संगत अवयवों को जोड़ना है। तो इस तरीके से अपन योग कर सकते हैं। अब अपन पढ़ेंगे योग संक्रिया की गुणधर्म। तो देखिए ये तो करना सीखा हमने योग, अब योग करने की कुछ प्रॉपर्टी है उनके बारे में सीखेंगे। अभी ध्यान दें, एक एग्जांपल और बता देता हूं मैं योग करने के लिए। इस तरीके से करेंगे, जैसे ये मैट्रिक्स ए दे रखा है, जैसे मान लो 1 2 3 4, तथा दूसरा मैट्रिक्स बी दे रखा है, मान लो 5 6 7 8, इस तरीके से दे रखा है, जहां इसकी कोटि 2/2 है, इसकी कोटि भी 2/2 है। इन दोनों का योग करना है। तो योग करने के लिए क्या करना है, पहले तो ये देखेंगे कि दोनों की कोटि समान है या नहीं है, क्योंकि योग तभी होता है जब दोनों की कोटि कैसी हो, समान हो। तो यहाँ इसकी भी कोटि 2/2 है, इसकी भी कोटि 2/2 है, यानी योग संभव होगा क्योंकि कोटि समान है। और इनके योग को व्यक्त करेंगे अपन A प्लस बी से। A प्लस बी, A को रख दिया है मैंने यहाँ 1 3 2 4, ठीक, प्लस B का मान रख दिया है, इस B का मान रखेंगे 5 7 6 8। अब इन दोनों का योग करने के लिए क्या करना है, अपने को संगत अवयव जोड़ना है, यानी 1 को जोड़ेंगे 5 में, यानी 1 प्लस 5, 2 में जोड़ेंगे 6 को, यानी 2 प्लस 6, 3 प्लस 7 और 4 प्लस 8, यानी इस तरीके से योग करेंगे इन मैट्रिक्सों का। ये बराबर आएगा, ये तो हो जाएगा यहाँ 6, ये हो जाएगा यहाँ 8, ये हो जाएगा यहाँ 10 और ये हो जाएगा यहाँ 12, यानी इस तरीके से योग हो जाएगा। यानी A प्लस बी इस तरीके से आएगा, जहां इसकी कोटि भी कितनी आएगी,
दो ही आएंगे। यानी मैट्रिक्स ए और बी की जितनी कोटि है ना उतनी ही कोटि किसकी होगी, ए प्लस बी की। तो इस तरीके से योग कर सकते हैं। अब योग संक्रिया के गुणधर्म पढ़ेंगे अपन। देखिए अब आता है योग संक्रिया के गुणधर्म। अभी तो हमने योग करना सीखा है, अब योग करने की कुछ प्रॉपर्टी है वो पढ़ेंगे। योग संक्रिया के गुणधर्म, योग संक्रिया के गुणधर्म यानी योग करने के कुछ नियम होते हैं वो देखिए हैं। ठीक, इसका पहला पॉइंट है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। देखिए क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम क्या होता है? देखिए मैट्रिक्सों की जो योग संक्रिया है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। मैट्रिक्सों की योग संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। देखिए आप पिछली क्लासों में भी आप पढ़ के आए हैं। यहां दो मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं, ए लिया है, दूसरा मैट्रिक्स लिया है मैंने बी। इन दोनों का योग करना है जहां a प्लस बी का जो मान है वो बराबर होता है b प्लस ए के, और इस नियम को कहते हैं अपन क्रम विनिमय नियम। मैंने यहां क्या किया है कि यहां तो लिखा है a प्लस बी, यहां क्रम चेंज करके लिखा है मैंने, आदान प्रदान करके लिखा है। a के स्थान पर तो लिखा है मैंने b और b के स्थान पर लिखा है मैंने यहाँ a, यानी क्रम विनिमय, यानी क्रम का आदान प्रदान किया है, विनिमय किया है। तो यहां मैं ये कह रहा हूं कि a प्लस बी का जो मान है ना वो बराबर होता है b प्लस ए के। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि a में b को जोड़ो या b में a को जोड़ो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी दोनों का मान सेम आएगा। a के अवयवों में b के अवयव जोड़ दो या b के अवयवों में a के अवयव जोड़ दो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी a प्लस बी का जो मान है वो बराबर होता है b प्लस ए के। यानी a प्लस बी का मान बराबर हो b प्लस ए के, तो इसका मतलब है कि योग संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। यदि अपन मान के चलें कि a प्लस बी नॉट इक्वल टू हो b प्लस ए के, तो इसका मतलब है कि योग संक्रिया जो है ना वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है, क्योंकि यहाँ तो a प्लस बी किया है, यहाँ मैंने क्रम का विनिमय किया है, यानी क्रम का आदान प्रदान किया है। a प्लस बी का मान यदि b प्लस ए के बराबर नहीं है तो इसको अपन कहेंगे कि योग संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। जबकि यहाँ देखें यानी इक्वल टू नहीं है या नॉट इक्वल टू है तो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं हो रहा है। इक्वल टू है इसका मतलब है क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। यहाँ देखिए मैं आपको बता रहा था कि मैट्रिक्सों की जो योग संक्रिया है ना वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, यानी क्रम विनिमय करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात a प्लस बी का मान बराबर होता है b प्लस ए के। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था मैट्रिक्स a और b का, तो मैंने यहाँ a प्लस बी ज्ञात किया था, a प्लस बी। अब यदि मैं a प्लस बी का जो मान आया वो बराबर होगा b प्लस ए, यानी a में b को जोड़ो चाहे b को a में जोड़ो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, ध्यान रखें कि मैट्रिक्सों की जो योग संक्रिया है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, अर्थात a प्लस बी का मान बराबर होता है b प्लस ए के। नेक्स्ट दूसरा साहचर्य नियम। साहचर्य नियम देखिए मैट्रिक्सों की योग संक्रिया साहचर्य नियम का भी पालन करती है। अब मैट्रिक्सों की योग संक्रिया के लिए साहचर्य नियम अपन इस तरीके से लिखेंगे, देखें a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी के, ये होता है। इसको ध्यान से समझें। यहां मैंने तीन मैट्रिक्स लिए हैं a b और c, तीन मैट्रिक्स लिए हैं जहां मैंने पहले मान निकाला है इसका a प्लस बी सी का। अब ये मान देखिए, इतना ध्यान रखें कि इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, बट दोनों के मानों में कोई अंतर नहीं है। यहाँ a प्लस बी सी का मतलब है, ध्यान से सुने, पहले मैंने यहाँ b और c का योग किया क्योंकि इसको ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब है b प्लस सी पहले किया है, b को c में जोड़ा है और b और c को जोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है उसको जोड़ दिया है मैंने किसमें, a में। यानी पहले b प्लस सी का योग किया है, b और c का योग किया है, इसके बाद में जो योग आया है b प्लस सी उसको जोड़ दिया है किसमें, a में। यहां तो ऐसा किया है।
यहाँ देखिए, यहाँ क्या किया है कि पहले मैंने ए और बी को जोड़ा है, जैसे कि यहाँ बी और सी को पहले जोड़ा, मैंने यहाँ जोड़ा है ए और बी को, यहाँ ए और बी को जोड़ा है, और ए और बी को जोड़ने के बाद इसको किस में जोड़ दिया है, सी में। तो यहाँ देखिए योग करने का तरीका अलग है, बाकी का योग का जो मान प्राप्त होगा, इसका जो मान आएगा और इसका जो मान आएगा, दोनों के मान सेम होंगे, थोड़ा सा तरीका अलग है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि साहचर्य नियम में अपन पहले ऐसा ही करते हैं कि साहचर्य नियम में अपन 3 मैट्रिक्स लेते हैं, ए बी और सी। ठीक, ध्यान रखेंगे साहचर्य नियम इस तरीके से होता है। जैसे क्रमभिन्न नियम में तो क्या करेंगे अपन कि 2 मैट्रिक्स लेंगे, पहले a प्लस बी करेंगे और फिर b प्लस ए, फिर देखेंगे इनका मान बराबर आता है कि नहीं आता है। यदि दोनों का मान बराबर आता है तो इसका मतलब है क्रमभिन्न नियम का पालन होता है, और यदि बराबर नहीं आता तो क्रमभिन्न नियम का पालन नहीं होता। अब आप सोच के देखिए कि मैट्रिक्स ए में बी को जोड़ें या बी को ए में जोड़ें, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों का मान सेम आएगा। अर्थात इसका मतलब है यहाँ मैट्रिक्सों की जो योग संक्रिया है वो क्रमभिन्न नियम का पालन करती है। अब इसी तरीके से अपन पढ़ रहे हैं साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम में क्या करना है, 3 मैट्रिक्स लेते हैं अपन इस तरीके से। तो एक बार तो इस तरीके से योग करते हैं, ठीक, जैसे कि मैंने अभी बताया, पहले बी और सी का योग करना है, बाद में बी प्लस सी जो मैट्रिक्स प्राप्त हो उसको जोड़ देंगे ए में। यहाँ योग करने का थोड़ा सा तरीका अलग किया है मैंने, पहले ए और बी को जोड़ा है, ए प्लस बी किया है, फिर बाद में इसको जोड़ दिया है सी के। तो मैं ये कह रहा था कि योग या तो इस तरीके से करें अपन या इस तरीके से करें, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इन दोनों का मान सेम आता है, ये बराबर होता है इसके। अतः मैं ये कह सकता हूं जब ये दोनों बराबर मान आता है तो इसका मतलब है साहचर्य नियम का पालन हो रहा है। और यदि बराबर नहीं आता है, यानी यदि ये मान लो नॉट इक्वल टू होता, सोचिए आप ऐसे, तो अपन कह देते कि मैट्रिक्सों की योग संक्रिया साहचर्य नियम का पालन नहीं करती है। जबकि यहाँ मैं कह रहा हूं कि योग संक्रिया जो है ना वो साहचर्य नियम का पालन करती है, चाहे तो आप इस तरीके से योग कर देना चाहे ऐसे, दोनों का मान सेम ही आएगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट तीसरी प्रॉपर्टी, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, देखिए योज्य तत्समक, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझें। देखिए योज्य तत्समक मैट्रिक्स ज्ञात करना है। यहाँ योज्य तत्समक मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए क्या करना है अपने को, देखिए पहले तो मैट्रिक्सों की बाद में बात करेंगे, एक बार अपन रियल नंबरों की बात करके देखें। रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं की, जैसे वास्तविक संख्या अपन जानते हैं माइनस अनंत से लेकर और प्लस अनंत तक की जितनी भी संख्या है वो सब रियल नंबर होते हैं, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, चाहे वो पूर्णांक है चाहे अपूर्णांक है, चाहे परमेय है चाहे अपरमेय है, सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। यहाँ देखिए योज्य तत्समक के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपन रियल नंबरों की योज्य तत्समक ज्ञात कर रहे हैं, रियल नंबरों के लिए योज्य तत्समक। अब जैसे कि मैं कोई संख्या ले रहा हूं, कोई रियल नंबर लिया मैंने यहाँ 5। अब देखिए योज्य तत्समक का मतलब यह है कि इस संख्या में हमें योग करना है, यानी इस संख्या में योग करना है, और योग कौन सी संख्या का किया जाए कि इस 5 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, यानी 5 5 ही रहना चाहिए। तो इस 5 में कौन सी संख्या जोड़ें जिससे कि इस 5 पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, 5 5 ही रहे और योग भी हो जाए। तो ऐसी संख्या केवल एक ही होती है, 0, यानी 0 का योग 5 में कर देंगे ना तो इस 5 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, इसी तरीके से इधर देखें आप, यहाँ ये जो 0 है ना, 0 एक ऐसी संख्या है जिसका किसी भी संख्या में योग कर दिया जाए तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। तो ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या में योग किया जा सके जिसका और कोई प्रभाव ना डाले, ऐसी संख्या को कहेंगे योज्य तत्समक। यानी ये जो शून्य है ना वो योज्य तत्समक कहलाता है, योज्य तत्समक कहलाता है। अब ये मतलब नहीं है कि 0 का योग 5 में करें, 6 में करके देख लो, यानी 6 का योग 0 का योग 6 में करें तो 6 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो 0 है ना वो 5 और 6 के लिए नहीं है, प्रत्येक रियल नंबर के लिए है। यानी 0 एक ऐसी संख्या है जिसका किसी भी वास्तविक संख्या में योग कर दिया जाए तो योग पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, और ऐसी कोई संख्या जो योग से कोई प्रभाव नहीं डालती है
वो संख्या तत्समक होती है, योज्य तत्समक होती है। ये योज्य तत्समक है, यानी 0 जो है वो योज्य तत्समक कहलाता है। इसी तरीके से अपन एक गुणन तत्समक और होता है, गुणन तत्समक, ये भी सीखिए गुणन तत्समक क्या होता है। ये भी मैं वास्तविक संख्याओं के लिए ही बता रहा हूँ। गुणन तत्समक का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसका गुणा करने से कोई प्रभाव ना पड़े। तो सोचिए आप कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसी को कहेंगे अपन गुणन तत्समक। तो ऐसी संख्या केवल एक होती है, 1 होती है, जिसका किसी भी वास्तविक संख्या में गुणा कर दीजिए, उस वास्तविक संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे 1 का गुणा मैं 5 में करूं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 5 ही रहेगा। 1 का गुणा मैं 6 में करूं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 6 ही रहेगा। 1 का गुणा 7 में करें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी 1 ऐसी संख्या है जिसका गुणा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसको कहेंगे गुणन तत्समक। और जिसका योग करने से कोई प्रभाव नहीं पड़े वो योज्य तत्समक। तो ध्यान रखें, वास्तविक संख्याओं के लिए योज्य तत्समक तो होता है 0 और गुणन तत्समक होता है 1। ये गुणन तत्समक होता है, ठीक है। अब ये तो बात की है मैंने रियल नंबरों की। अब यहाँ रियल नंबर थोड़ी ना पढ़ रहे हैं अपन, यहाँ पढ़ रहे हैं अपन मैट्रिक्स। तो यहाँ मैट्रिक्सों के लिए योज्य तत्समक ज्ञात करना है, ठीक। तो मैट्रिक्स के लिए योज्य तत्समक ज्ञात करेंगे। तो ये भी ध्यान रखें आप कि रियल नंबरों के लिए योज्य तत्समक रियल नंबर होता है। जैसे 5 रियल नंबर था तो इसका योज्य तत्समक 0 होता है, तो 0 भी रियल नंबर ही हुआ, ठीक। गुणन तत्समक 1 होता है, ठीक। तो प्रत्येक रियल नंबर के लिए तो ये जो गुणन तत्समक होगा ना, ये भी रियल नंबर ही होगा। यहाँ मैट्रिक्सों के लिए योज्य तत्समक ज्ञात करना है, तो मैट्रिक्सों के लिए जो योज्य तत्समक होगा वो एक मैट्रिक्स ही होगी, तो वो मैट्रिक्स ज्ञात करनी है। तो वो मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे अपन। यहाँ देखें, अब देखिए मैं इस मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स लिया जनरली मैंने, जैसे कि यहाँ संख्या ली थी मैंने, जैसे यहाँ 5 लिया था, यहाँ 6 लिया है, इसी तरीके से कोई मैट्रिक्स ले लिया मैंने एक। इस मैट्रिक्स में कौन सी मैट्रिक्स का योग करें जिससे कि इस मैट्रिक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो सोचिए, आप बताइए ए में मैं कौन सी मैट्रिक्स जोड़ूं जिससे कि ए पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो ऐसी मैट्रिक्स होती है शून्य मैट्रिक्स, यानी शून्य मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स में आप योग कर दीजिए, उस मैट्रिक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस शून्य को कहेंगे अपन योज्य तत्समक मैट्रिक्स। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए के लिए योज्य तत्समक मैट्रिक्स होती है शून्य मैट्रिक्स, यानी ये जो शून्य मैट्रिक्स है ये योज्य तत्समक मैट्रिक्स कहलाती है, क्योंकि ये ऐसी मैट्रिक्स है जिसका योग करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये योज्य तत्समक मैट्रिक्स होती है, योज्य तत्समक मैट्रिक्स। तो ध्यान रखें, योज्य तत्समक मैट्रिक्स होती है शून्य। अब चलते हैं आगे, ठीक। योज्य तत्समक हो गया। लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी योज्य प्रतिलोम। लास्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम देखें आप, योज्य प्रतिलोम देखिए, योज्य प्रतिलोम का मतलब है, पहले अपन वास्तविक संख्याओं की बात कर लेते हैं। वास्तविक संख्याओं के लिए योज्य प्रतिलोम क्या होता है। तो देखिए, योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको योज्य तत्समक आना चाहिए कि योज्य तत्समक क्या होता है, क्योंकि योज्य प्रतिलोम की जो डेफिनेशन है वो योज्य तत्समक पर ही निर्भर करती है। तो देखिए, वास्तविक संख्याओं की बात करेंगे अपन रियल नंबरों की। रियल नंबर अभी बताया मैंने, रियल नंबर होते हैं माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत की जितनी भी संख्या है। मैट्रिक्सों की अपन बाद में बात करेंगे, पहले रियल नंबरों के लिए योज्य प्रतिलोम जानेंगे। देखिए, पहले तो योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने से पहले मैंने अभी बताया कि आपको योज्य तत्समक ज्ञात होना चाहिए, आना चाहिए कि योज्य तत्समक क्या होता है, और मैंने अभी पढ़ाया है आपको कि योज्य तत्समक क्या होता है, ठीक। देखिए, यहाँ रियल नंबरों के लिए योज्य तत्समक होता है 0, तो ये आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबरों के लिए योज्य तत्समक होता है 0। तो यहाँ योज्य तत्समक 0 होता है, 0 होता है, ये ध्यान रखें, अपने दिमाग में रखें। अब योज्य प्रतिलोम की डेफिनेशन देखिए आप, कि देखिए भाई मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई संख्या ली है मैंने 5। अब इस 5 के लिए हमें योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है, योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब है, योज्य का मतलब योग से है, ठीक है। और योग के लिए ही पढ़ रहे हैं अपन, ये योग तत्समक था,
अब मैं योग प्रतिलोम ज्ञात कर रहा हूं। क्या देखिए 5 में अपन क्या जोड़ें, 5 में अपन क्या जोड़ें कि योज्य तत्समक आना चाहिए, और योज्य तत्समक कितना होता है 0। तो 5 में कौन सी संख्या जोड़ूं कि योज्य तत्समक आना चाहिए, योज्य तत्समक आना चाहिए, और अपन जानते हैं योज्य तत्समक 0 होता है। तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ेंगे अपन, -5 -5 का योग कर देंगे, इसमें 0 है। तो यहां देखिए ध्यान दें कि ये जो -5 है ये इस अवयव 5 का योज्य प्रतिलोम है, यानी 5 का योज्य प्रतिलोम हुआ -5। ऐसे 6 के लिए योज्य प्रतिलोम ज्ञात करें तो -6 होता है, 7 के लिए योज्य प्रतिलोम ज्ञात करें तो -7 होता है। अब -7 के लिए योज्य प्रतिलोम ज्ञात करें तो +7 होता है, सीधी सी बात है। ठीक, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ध्यान रखें कि जिस 5 के लिए योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है अपने को, तो 5 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योज्य तत्समक आना चाहिए, तो -5। तो -5 5 का योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। यहाँ 6 का योज्य प्रतिलोम है -6, 7 का योज्य प्रतिलोम है -7, -7 का योज्य प्रतिलोम है 7। तो ये होता है योज्य प्रतिलोम। एक चीज और ध्यान रखें, मैं आपको बता देता हूं कि योज्य तत्समक जो होता है ना वो अद्वितीय होता है, केवल और केवल एक। जैसे योज्य तत्समक आपको मैंने 0 बताया, तो 0 जो है वो अद्वितीय है। योज्य तत्समक जो होता है ना वो अद्वितीय होता है, यानी 0 का आप किसी भी संख्या में योग कर दीजिए, उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी 5 के लिए योज्य तत्समक भी 0 है, 6 के लिए भी योज्य तत्समक 0 है, 7 के लिए भी योज्य तत्समक 0 है, यानी योज्य तत्समक तो शून्य है सबके लिए, सारे अवयवों के लिए, जबकि योज्य प्रतिलोम अद्वितीय नहीं होता है। ठीक, अलग अलग होता है। जैसे या 5 का योज्य प्रतिलोम -5, 6 का -6, 7 का -7, -7, इन सबके अलग अलग है। 6 का योज्य प्रतिलोम ये है, सॉरी 5 का योज्य प्रतिलोम -5 है, 6 का है -6, 7 का है -7, तो सबके अलग अलग है। जबकि योज्य तत्समक सेम है, देखो 5 का 0, 6 का भी 0, 7 का भी 0। तो ध्यान रखें योज्य तत्समक अद्वितीय होता है, जबकि योज्य प्रतिलोम अलग अलग अवयवों के अलग अलग होते हैं। जैसे कि 5 का -5, 6 का -6, 7 का -7। तो ये तो होता है वास्तविक संख्याओं के लिए योज्य तत्समक। अब बात करेंगे अपन योज्य तत्समक ज्ञात कर रहे हैं अपन, या वास्तविक संख्या नहीं पढ़ रहे हैं अपन पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को की योग संक्रिया के लिए योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है अपने को। तो देखिए योज्य प्रतिलोम की डेफिनेशन क्या होगी। जैसे ये कोई मैट्रिक्स ए है, तो इस मैट्रिक्स में कौन सी मैट्रिक्स का योग करें कि योज्य तत्समक मैट्रिक्स आना चाहिए, और योज्य तत्समक मैट्रिक्स अभी पढ़े हैं मैंने, शून्य होते हैं। तो इसमें कौन सी संख्या का योग करना चाहिए हमें, सॉरी कौन सी मैट्रिक्स का योग करना चाहिए, तो -a का। तो ध्यान रखें कि मैट्रिक्स ए के योज्य प्रतिलोम मैट्रिक्स होती है -a, यानी ए की योज्य प्रतिलोम मैट्रिक्स है या -a। ठीक है, तो ये तो हुई आपकी योग संक्रिया। तो मैंने आपको योग करना बताया। योग संक्रिया के कुछ गुणधर्म ही 4 इस तरीके से हैं। क्रमबद्ध नियम का पालन करती है, साथ में साहचर्य नियम का पालन करती है। ठीक, साहचर्य नियम के साथ साथ ये योज्य तत्समक मैंने अभी बताया। मैट्रिक्सों के लिए योज्य तत्समक मैट्रिक्स होती है शून्य मैट्रिक्स यानी 0 मैट्रिक्स। योज्य प्रतिलोम मैट्रिक्स बताई मैंने आपको, यानी ए की योज्य प्रतिलोम मैट्रिक्स होती है -a। अब इससे अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे अपन, अभी मैंने योग संक्रिया पढ़ी है, अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे अपन व्यवकलन संक्रिया। दैट्स ऑल।